गणिखम्मा दोस्तों, आज फिर हम एक नए अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। यह कक्षा 12वीं का दूसरा अध्याय है। हम पहला भी अध्याय पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम मेनली बात करेंगे हमारा जो दूसरा सपना था, जो इस देश को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना था आजादी के बाद। हम उस सपने को क्या साकार कर पाते हैं, या हमें इसमें भी बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। उन सारी डिफिकल्टीज और जो भी हमारी सिचुएशन थी, उस सारी सिचुएशन को, उस सारे माहौल को हम बहुत ही नजदीकी से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे कुछ टॉपिक रहेंगे कि एक तो सबसे पहले जो इलेक्शंस होना था, उसमें क्या क्या दिक्कतें आई। दूसरा, अगर हमने इलेक्शन करवा लिया तो उस इलेक्शंस के बाद कौन सी पार्टी का बहुत ज्यादा डोमिनेंस था। जो बेसिकली आप को पता ही होगा, कांग्रेस थी। उस कांग्रेस पार्टी का बहुत डोमिनेंस था। उसके क्या कारण थे, क्यों इतना डोमिनेंस था, वो क्यों इतना पावर में थी। और हमें ये भी जानने को मिलेगा, जब 1952 में जब इलेक्शन हुआ, तो वहां से लेके 1967 तक एक ही पार्टी का ज्यादा डोमिनेंस रहता है। और उसके पीछे क्या कारण था, ये भी हम यहाँ जानेंगे। हम इसमें ये भी जानेंगे कि कांग्रेस में ऐसी क्या क्या विशेषताएं थी और क्या क्या खासियत थी उस समय की कांग्रेस में, जिसकी वजह से वो इतना स्ट्रांग थी। और यही, और फाइनली हम कुछ ऑपोजिशन पार्टीज के बारे में जानेंगे, जैसे कि स्वतंत्रता पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी एंड भारतीय जनसंघ। ये कुछ चार ऑपोजिशन पार्टी रहेगी, जिसके बारे में हम पढ़ाई थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही जो चैलेंज था कि एक तो इलेक्शंस करवाना, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इलेक्शंस होना भी सबसे बड़ी बात है। अब इलेक्शंस देश में करवाना कोई आसान काम नहीं था उस समय। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा देश बहुत ज्यादा डाइवर्स है, एक बहुत बड़ा था। ऊपर से हम उस समय इतने पैसे वाले भी नहीं थे। और फाइनली हम उस समय लिटरेसी को भी, इलिटरेसी को भी फेस कर रहे थे। जब हम बात करते हैं इन कारणों की, तो इन कारणों के बेसिस पे बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर, पंडित ऐसा बोल रहे थे, पॉलिटिकल पंडित ऐसा बोल रहे थे कि ये लोग, इंडिया के लोग कभी इलेक्शंस करवा नहीं पाएंगे, इवन करवा देंगे तो भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इससे इस जो इतनी बड़ी साइज, इतनी बड़ी मात्रा में और इतनी डाइवर्सिटी के साथ पहली बार हो रहा था कि कोई कहीं ईस्टर्न वर्ल्ड में इलेक्शन हो रहा हो। वेस्टर्न वर्ल्ड में पहले से डेमोक्रेटिक कंट्रीज है मेनली, लेकिन वहां पे प्रोस्पेरिटी, पैसा, प्लस ऊपर से वो लिटरेट लोग ज्यादा है उधर। यहाँ पे इलिटरेसी और पुअर, इतनी सारी डाइवर्सिटी, ऊपर से इतनी बड़ी कंट्री, तो ये चीज लोगों को लग नहीं रही थी कि इलेक्शंस हो पाएंगे। इवन हमारी जैसी कुछ कंट्रीज थी, उन्होंने तो ये इलेक्शंस करवाने से भी मना कर दिया। उन्होंने बोला हम पहले यहाँ पे, हमारी यहाँ पे यूनिटी बनाने की कोशिश करेंगे, फिर हम डाइवर्सिटी लेके आ जाएंगे। क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के साथ बहुत सारी फ्रीडम भी आती है। तो वो लोग सोचे कि इन फ्रीडम्स का कहीं गलत यूज लेके उनकी कंट्रीज टूट ना जाए। तो इस कारण उन्होंने इलेक्शन ही नहीं करवाए। और बाद में ये देखने को मिला कि वहां पे वन पार्टी डोमिनेंस हो गई, मतलब कि किसी एक ही पार्टी का राज चल रहा है, या एक ही आदमी का राज चल रहा है। अब हमें अभी आगे थोड़ी देर में जानने को मिलेगा कि हमारे यहाँ पे वन पार्टी डोमिनेंस है, लेकिन वो उनकी पार्टी के डोमिनेंस, वन पार्टी डोमिनेंस से कैसे अलग है, वो भी हम यहाँ हमारे आगे के चैप्टर में जानेंगे। जब हमने इलेक्शन कमीशन को बोला आप इलेक्शन कंडक्ट करवाइए, तो इलेक्शन कमीशन को लगा कि इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है और इवन बहुत बड़ी कंट्री है, तो हमें प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए। और इवन इस टाइम के लिए हमें दो बार इस इलेक्शन को भी पोस्टपोन करना पड़ा। और फाइनली फिर भी इलेक्शंस हुए अक्टूबर 1951 में, और वो कंटिन्यू रहे फरवरी 1952 तक। वहां फिर हमारे देश में पहला जनरल इलेक्शन होता है। तब तक हमारे देश में इंटरिम गवर्नमेंट थी। आपको बता दूं, मैं देश 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन हमारे जनरल इलेक्शन 1952 में हो रहे हैं।
तो अब तक देश में ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट नहीं थी, देश में इंटरिम गवर्नमेंट थी उस समय। इंटरिम गवर्नमेंट उसे कहा जाता है जो कुछ वक्त के लिए टेम्परेरी गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो उस समय गवर्नमेंट थी, वो इंटरिम गवर्नमेंट थी। फाइनली फरवरी 1952 में इलेक्शन होता है, और हमने वो जो सारे पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जो पॉलिटिकल पंडित थे, जो भविष्यवाणी कर रहे थे कि इंडिया कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, उन सबको हमने निराश कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि हमने बहुत सक्सेसफुली कंडक्ट करवाए इलेक्शन, और बहुत फ्री एंड फेयर मैनर में करवाए, ऐसा कहा जाता है। और फाइनली जाके इलेक्शन हुए। अब वहां पे एक पार्टी का डोमिनेंस बहुत दिखेगा हमें, वो थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी 364 सीटें जीतती है 489 में से इन द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन। और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ये आपकी स्क्रीन के भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और देश में बहुत प्लानिंग की जाती है, इवन प्लानिंग कमीशन का निर्माण होता है, वो हमारे तीसरे चैप्टर में आएगा मेनली। फिलहाल हम यहाँ पे पॉलिटिकल जो लीडर्स थे और पॉलिटिकल जो सिस्टम देश में लागू हुआ उसकी बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। तो पहला इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस जीत गई। दूसरा इलेक्शन हुआ फिर 1957 में, उसमें भी हमें मिलता है कि कांग्रेस जीत गई। इवन 1962 के इलेक्शन में भी कांग्रेस जीत जाती है। तो लगातार 3 इलेक्शन जीतना ये कोई आसान बात नहीं थी, कुछ तो विशेषता होगी, कुछ तो कारण होगा उस समय कि कांग्रेस लगातार 3 बार जीत रही। तो अब हम इन कारणों को समझते हैं। ऑफ नेशनल मूवमेंट। इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट का मतलब कि कुछ जो लीडर्स थे जो उस समय कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे थे, वही लोग पहले हमारी आजादी के फ्रीडम फाइटर्स थे, मतलब हमें आजादी दिलाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अब लोगों को लगा कि जब ये इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ये हमारे देश का पूरा भलाई चाहेंगे, इसलिए लोगों ने उनको वोट दिया। क्योंकि एक तो उनका पहले से सोशल बेस बना हुआ है, और लोगों का ट्रस्ट उनके पास पहले से है, तो दैट इज वाई पीपुल वोटेड फॉर देम। ये एक तो रीजन ये है, इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट। और इवन कुछ लोगों को तो ऐसा लगता था कि कांग्रेस ही फ्रीडम लेके आई है, कांग्रेस की वजह से ही देश में आजादी आई है। इसको आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा था करिस्मेटिक पर्सनालिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत बेसिक पॉइंट है कि उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे, इवन जवाहरलाल नेहरू, और मैं सिर्फ उनकी बात नहीं करूंगा, जो दूसरे भी प्राइम हमारे लीडर्स थे, करिस्मेटिक लीडर्स, मतलब कांग्रेस पार्टी में उस समय बहुत सारे करिस्मेटिक पर्सनालिटी के लीडर्स थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, जिनकी वजह से देश में हमने देश में आजादी को प्राप्त किया था। अब दूसरा पॉइंट है हमारा करिस्मेटिक पर्सनालिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब उस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे करिस्मेटिक लीडर्स थे, जिनकी वजह से भी कांग्रेस को बहुत वोट मिला है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, और भी बहुत सारे लोग थे, जिनकी वजह से हमें उस समय कांग्रेस को एक्चुअली बहुत सपोर्ट था। तीसरा पॉइंट हमारा वेल ऑर्गेनाइज पार्टी विद द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज। इसका मतलब है कि कांग्रेस पहले से ही एक ऐसी पार्टी थी जिसकी ग्रास रूट लेवल तक पहुंच थी, मतलब गांव गांव तक और हर कस्बे तक कांग्रेस पार्टी का वहां पे पहुंच थी। और लोग हर मतलब कह सकते हो एग्जाम्पल के रूप में बच्चे बच्चे कांग्रेस पार्टी को जानते थे। इसके लिए भी कांग्रेस की इतनी डोमिनेंस थी। हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट, कोलिशन ऑफ ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक क्लासेस। और इसी से मिलता जुलता एक फिफ्थ पॉइंट है, कोलिशन ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड बिलीफ। अब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हमें थोड़ा हमारे आगे भी एक इस पे पर्टिकुलर टॉपिक आएगा, तो यहाँ पे मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा, उसी टॉपिक को मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा और डिटेल में। मैं पॉइंट्स रिपीट कर रहा हूँ, इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट, charismatic personality of the prime minister or other leaders of the party. Third था well organized party with the first of the block advantage. Fourth was coalition of all social and economic classes. Fifth being coalition of different ideologies and belief. And sixth one, management of conflict and factions. So these are the reasons for Congress dominance in the first 3 elections. Now we are moving towards a new topic, which is Congress as social and ideological coalition.
एक छोटा सा टॉपिक और है कि हाउ वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया वाज डिफरेंट फ्रॉम द वन पार्टी डोमिनेंस इन अदर कंट्रीज। अब हमारे यहाँ का वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम जो इंडिया में, ये अभी हमने पढ़ा वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम, वो दूसरी कंट्री से अलग कैसे था। दूसरी कंट्रीज कैसी, जैसे कि एक हमें एग्जांपल मिलता है चाइना या क्यूबा या सीरिया का, जहाँ पे एक ही पार्टी का इलेक्शन लड़ती है, वहां पे भी एक ही पार्टी का डोमिनेंस है। जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब वहां से अलग कैसे है, तो बेसिकली वहां पे उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां पे एक ही पार्टी को इलेक्शन लड़ने का इजाजत देता है। लेकिन हमारे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज ने इवन उस समय भी इलेक्शन लड़ा है, बस वो जीत नहीं पाई थी। ठीक है, तो ये चाइना से इसलिए इस वजह से अलग है। दूसरी कुछ और कंट्रीज भी है जहां पे वन पार्टी डोमिनेंस है और वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम है, लेकिन उनसे हम कैसे अलग है, तो उसका रीजन है वहां पे लीगली और मिलिटरीली मेजर्स लिए गए हैं जिससे एक ही पार्टी जीतती रहे। मतलब कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है उधर, वो किसी ना किसी अलग अलग टेक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अलग। अब एक हमारे एग्जांपल आता है, हमें पीआरआई का मिलेगा हमें एग्जांपल, दैट इज इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। मेक्सिको की पार्टी है ये। मेक्सिको में भी एक पार्टी थी जो लगातार 6 डिकेट्स, ऑलमोस्ट 60 सालों तक वहां पे उसका डोमिनेंस था और वही जीत रही थी। लेकिन हमें वो इंडिया से कैसे अलग थी, कांग्रेस से कैसे अलग थी, तो वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे थे। वहां पे वो लोग जो इलेक्शन लॉज है उसी में छेड़छाड़ कर देते थे, जिसकी वजह से बार बार एक ही पार्टी जीत रही थी। तो इस वजह से वहां से अलग था। मैं इन रीजंस को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैसे हमारी अलग थी वन पार्टी डोमिनेंस हमारी कंट्री में और उन कंट्रीज में। एक, कि वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी को अलग अलग है इलेक्शन लड़ना, जैसे कि चाइना। दूसरा, कुछ ऐसी कंट्रीज इजिप्ट म्यांमार जैसी कंट्रीज जहां पे वो लीगली या मिलिटरीली कुछ ऐसे मेजर्स अपना लेते हैं जिससे दूसरी पार्टीज लड़ नहीं पाती इलेक्शंस, और अगर लड़ पाती है तो फिर भी वो जीत नहीं पाती। और तीसरा हमने एग्जांपल अभी पढ़ा है मेक्सिको का। वहां मेक्सिको से अलग कैसे है, तो उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करवाए, उन्होंने ऐसे ऐसे मेजर्स अपनाए थे जिसकी वजह से सिर्फ पीआरआई ही जीत रही थी। तो इसकी वजह से ऐसे अलग है कि कांग्रेस कैसे सोशल और इकोनॉमिक, एक तो सोशली कोalition था और एक आइडियोलॉजिकल कोalition था। तो उसका आंसर हमें कुछ इस तरीके से मिल सकता है, कांग्रेस ब्रॉट टुगेदर diverse group whose interests were often contradictory। कांग्रेस ऐसा ग्रुप था जिसने बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप को और उनके जो इंटरेस्ट अलग अलग थे उनको जोड़े रखा था। जैसे पीजेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, पीजेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट, एक किसान और एक व्यापारी, या मोटिव रहेंगे अलग अलग, उनका इंटरेस्ट रहेगा। किसान चाहेगा उसे उसे ज्यादा से ज्यादा पानी का यूज करने दिया जाए, उससे ज्यादा से ज्यादा सरकार की मदद मिले। वहीं पे इसी के ऑपोजिट व्यापारी भी यही सेम चीजें चाहेगा। अपनी इंडस्ट्री के लिए वो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज की डिमांड करेगा, ज्यादा से ज्यादा सरकार की हेल्प लेना चाहेगा। तो इसलिए दोनों के इंटरेस्ट अलग है। ऐसा ही अर्बन ड्वेलर्स एंड विलेजर्स में हो सकता है कि गांव और शहरों में, वर्कर्स एंड ओनर्स में, जो कर्मचारी है और व्यापारी है, उनके लोअर कास्ट एंड मिडिल क्लास, इनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, इनके इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग कांग्रेस पार्टी में मिलजुल के रह रहे थे उस समय। और ये कांग्रेस की बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने किसी तरीके से इन सबको अकोमोडेट करके रखा था। कोलिशन ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड बिलीफ, कांग्रेस कैसे डिफरेंट, पहले में हमने पढ़ा था सोशल, बहुत सारे ग्रुप्स कैसे कांग्रेस के साथ जुड़ रखे थे, जैसे कि पीजेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, गांव वाले और शहर वाले, ओनर्स एंड वर्कर्स। उसी का हमारा एक और मिलता जुलता पॉइंट है, डिफरेंट आइडियोलॉजिक्स के लोग कांग्रेस के अंदर कैसे थे। अब डिफरेंट आइडियोलॉजीज बोले तो जैसे लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट पॉलिटिक्स। राइटिस्ट पॉलिटिक्स थोड़ा मैं डिफाइन कर देता हूँ, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट पॉलिटिक्स क्या होती है। राइटिस्ट पॉलिटिक्स मेनली तो हमारा कल्चर, जो पुराने ट्रेडिशंस है, उन जो पुराने ट्रेडिशन है उनको ज्यादा फॉलो करेगा। और एज कंपेयर टू लेफ्टिस्ट, लेफ्टिस्ट हमेशा चेंजेस की तरफ या नए बदलाव की तरफ रुख रखते हैं। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है।
इसके अलावा भी बहुत डिटेल में हो सकता है ये, जिसकी हम किसी और दिन बात करेंगे। और इसमें दूसरे और भी हो सकते हैं, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स, कंजर्वेटिव, रेडिकल्स। कंजर्वेटिव्स उसी तरीके से कि वो जो पुराने ट्रेडिशन है, पुराने ख्याल वाले लोग, और रेडिकल्स जो एकदम से बदलाव चाहते हैं। ये इनका बेसिक डिफरेंसेस है। तो ये जो डिफरेंस अपोजिट व्यूज के लोग भी थे, वो भी कांग्रेस के अंदर उस समय जुड़ के रखे थे, और वहां पे कांग्रेस उनको सबको अकोमोडेट कर रहा था बहुत अच्छी तरीके से। दैट इज वाई कांग्रेस emerged as a dominant party in the all three first elections. That is why Congress emerged as a dominant party in the all three initial elections. पहले तीन इनिशियल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी इसीलिए काफी डोमिनेंट रूप में आई थी। ठीक है, तो ये ऐसे कांग्रेस एज ए सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोalition था। कैसे? एक तो सोशली, कैसे तो अलग अलग सोशल जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रखने वाले लोग, जैसे किसान और इंडस्ट्री का वाला बंदा, जैसे किसान और इंडस्ट्रियलिस्ट, जैसे डेवलपर्स, गांव वाला और शहर वाला, वर्कर्स एंड ओनर्स। दूसरी इसी का सब दूसरा आइडियोलॉजिकल कैसे था, तो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज वाले लोग कांग्रेस के अंदर जुड़ रखे थे। कांग्रेस उनको अकोमोडेट कर रहा था, कर कांग्रेस उस समय उनको अकोमोडेट कर रही थी एज ए पार्टी। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। हम फैक्शन को समझ रहे हैं, फैक्शन का बेस ग्रुप, इंसान का पार्टी या फैक्शन। एक ग्रुप, एक पार्टी में अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाना, उनको फैक्शन कहा जा सकता है। इसका एग्जांपल हम राजस्थान की पॉलिटिक्स से ले सकते हैं। राजस्थान में जो चल रहा है उसे हम देख सकते हैं, और हम बहुत सारी दूसरी पार्टी से दूसरे स्टेट्स में भी होता है, लेकिन ये बहुत एग्जांपल राजस्थान में दिखा है, इसको सही किया गया है। अब कांग्रेस को बेसिकली कांग्रेस की एक विशेषता बताई जा रही है, कांग्रेस कैसे सबको अकोमोडेट कर रहा था। कोलिशन अकोमोडेट्स ऑल दोस हु डू इट, क्योंकि अभी देश में बड़ा था, कांग्रेस कैसे आइडियोलॉजिकल और हमने भी पढ़ा था, कांग्रेस कैसे आइडियोलॉजिकल और सोशल कोलिशन गठबंधन थी। अलग अलग एक ही पार्टी के अंदर बहुत अलग अलग डिफरेंट वैरायटी लोग थे, अलग अलग व्यूज रखने वाले लोग थे। तो एक कोalition accommodates all those who join it। एक कोalition हमेशा कोशिश करता है, एक कोalition accommodates all those who join it। एक कोalition को और एक कोalition हमेशा कोशिश करता है कि सारे के सारे लोग उसके साथ जुड़े रहे। इट हैज टू अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजिशन एंड स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन ऑल द इश्यूज। ये रिपीटेटिव हो गया, मैंने अभी पहले भी बताया था इस बात का कि कांग्रेस ने कभी भी एक्सट्रीम पोजीशन लेने की कोशिश नहीं करी। वो एज ए सेंटरिस्ट पार्टी काम करती थी और सारे फैक्शंस को एक साथ लेके चलने की कोशिश करती थी। कॉम्प्रोमाइज एंड इंक्लूसिव ऑफ आर द हॉलमार्क्स ऑफ ए कोलिशन। कॉम्प्रोमाइज एंड इंक्लूसिव आर द मतलब कि सबको एक तो साथ में लेके चलना, प्लस जहां पे हो सके थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी करवाना, एंड उनको एक साथ मैनेज करके चलना भी कांग्रेस का काम था, ये विशेषता थी उसकी। अब हम बात करेंगे हमारे फाइनल टॉपिक की, इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज। इसमें हम बात करेंगे कैसे कांग्रेस के अलावा जो दूसरी छोटी बड़ी पार्टीज थी, उनका क्या रोल था, उनका इमरजेंस कैसे होता है, उनके कौन से लीडर्स थे, छोटे बड़े, और उनकी थोड़ी सी डिटेल, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उनके बारे में जानेंगे। सबसे हम पहले जान लेते हैं कि उनका रोल क्या था, क्या उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। टोकन रिप्रेजेंटेशन, एक कि वो हालांकि इतनी बड़ी मात्रा में इलेक्शंस नहीं जीत रहे थे, लेकिन स्टिल दे प्लेड ए क्रूशियल रोल। दूसरा, सस्टेन एंड प्रिंसिपल अपोजिशन, उन्होंने हमेशा कोशिश करी है कि जहां पे भी एक्चुअली उन्होंने हमेशा ऑफर किया है ए प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म ऑफ द कांग्रेस पॉलिसी। कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी, जहां उन्हें सही नहीं लगा, उन्होंने उन्हें एक प्रिंसिपल और एक पॉजिटिव क्रिटिसाइज भी किया है। अब तीसरा, कीपिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव अलाइव, मतलब कि उन्होंने हमेशा एक ऑप्शन दिया कि जैसे किसी किसी को अगर कांग्रेस पसंद ना आए, तो वो सामने वाली किसी और पार्टी को भी सपोर्ट कर सकता है उस। फोर्थ, हमारा ग्रूम्ड फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स। अब इसकी वजह से बहुत सारे दूसरे जो नए पॉलिटिकल लीडर्स का भी उनका इमरजेंस होता है। अब यहाँ पे अभी हम बहुत सारे लीडर्स का नाम पढ़ेंगे आगे आने वाले, जो हम एक एक करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ेंगे उनके बारे में, उनमें ये सब आएगा। अब म्यूचुअल रेस्पेक्ट बिटवीन द लीडर्स एंड कांग्रेस एंड अपोजिशन लीडर्स, अपोजिशन पार्टी और कांग्रेस के अंदर कुछ म्यूचुअल रेस्पेक्ट जो थी, वो बेसिक है, वो तो हमें बेसिक आइडिया है।
अब हम कुछ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर लेते हैं उस समय की, जैसे कि सोशलिस्ट पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनसंघ और स्वतंत्रता पार्टी। इनमें हम मेनली बात करेंगे एक तो उनके लीडर्स के बारे में, उनकी बेसिक आइडियोलॉजी के बारे में, और सिंबल तो आपको यहाँ पे दिख ही जाएगा। बात करेंगे सोशलिस्ट पार्टी पहली। अब हम पहली पार्टी की बात करते हैं, सोशलिस्ट पार्टी की। 1934 में बनाई गई थी और ये पर वर्क कर रही थी विद इन द कांग्रेस ओनली, कांग्रेस के साथ ही किसी तरीके से काम कर रही थी। लेकिन 1948 में कांग्रेस ने कुछ अपने अपने जो वो उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन है कांग्रेस का, उसमें उन्होंने कुछ बदलाव लाए और उसकी वजह से फिर सोशलिस्ट पार्टी को अलग खुद का एक नया सेपरेट पार्टी बनानी पड़ी। तो 1948 में फॉर्मली वो अलग हो गई और उनके मेनली लीडर्स हैं जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, असम जोशी, आचार्य नरेंद्र देव। उनको वो बेसिक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में चाहते थे। उसका क्या मतलब होता है? इन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लान्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी। एक सोशलिज्म का ही सब पार्ट है, सब पॉइंट है, जहां पे सरकार विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी इकोनॉमी को कंट्रोल करेगी, ऐसा। अब दूसरा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये एक्चुअली 1925 में बन गई थी। एम एन रॉय ने बेसिकली बनाया था। उनके कुछ और लीडर्स हैं, ए के गोपालन, एस ए डांगी, ईएमएस नंबूदिरिपद। इनके कुछ लीडर्स हैं जैसे ए के गोपालन, एस ए डांगी, पी सी जोशी, पी सौंदर्य। अब इनकी बेसिक आइडियोलॉजी क्या है? तो लेफ्ट विंग पार्टी भी बोल सकते हैं हम इसको। लेफ्ट विंग पार्टी बेसिकली सपोर्ट सोशल इक्वालिटी एंड इगालिटेरियन सोसाइटी। मतलब वो ऐसा इगालिटेरियन सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं कि जहाँ पे सभी बराबर हो, सोशल इक्वल हो। तो ऐसी पॉलिटिक्स को सीपीआई सपोर्ट करती है। और सीपीआई ऐसी पार्टी थी जो फाइनली पहली जो इलेक्शन था वहां पे सबसे अपोजिशन पार्टी में सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी। इट वॉन 16 सीट्स, ये 16 सीटें जीती थी। और लेकिन 1954 में सोवियत यूनियन और चाइना में जो आइडियोलॉजिकल रिफ्ट हुआ, उसकी वजह से इस हमारी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसमें भी रिफ्ट आ गया और वो दो भागों में, दो सेक्शंस में बढ़ गई। एक सीपीआई और दूसरी सीपीआई एम। सोवियत सेक्शन थी और जो सीपीआई एम है वो ओपोनेंट्स को सपोर्ट करती थी। अब थर्ड, हमारी भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ मेनली 1951 में बनी, दिया उनका एक सिंबल है। उनके प्रेसिडेंट का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और एक्चुअली भारतीय जनसंघ आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसकी रूट्स वहीं से ट्रेस की जा सकती है। इसकी अब मेनली आइडियोलॉजी क्या है? ये कहती है वन पार्टी, वन कल्चर, वन नेशन, कि सब कुछ एक ही होना चाहिए देश में। और ये हिंदी भाषा का प्रयोग को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये अखंड भारत बनाना चाहते हैं, जहां पे जो प्री पार्टीशन इंडिया था वैसा बनाना चाहते हैं। प्लस न्यूक्लियर वेपन्स का भी इन्होंने सपोर्ट किया था। तो ये बेसिक इनका भारतीय जनसंघ। अब हमारी फाइनल पार्टी स्वतंत्रता पार्टी। इनके सिंबल है स्टार। सी राजागोपालाचारी इनके लीडर, 1959 में बनी थी। इनके दूसरे कुछ लीडर्स के एम मुंशी, अंजी रंगा और मीनू बसानी। ये सरकार को बोले कि कम से कम प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया जाए। लैंड सेलिंग के खिलाफ इन्होंने, ये अगेंस्ट थे लैंड सेलिंग के। और इवन critical of the policy of non-alignment and maintaining friendly relation with the Soviet Union and closer ties with the USA। तो ये इनकी आइडियोलॉजी थी। हमने अभी चार पार्टीज के बारे में पढ़ा है, जैसे स्वतंत्र पार्टी जो इंडिविजुअल फ्रीडम की डिमांड करती है, भारतीय जनसंघ जो वन कल्चर, वन कंट्री, वन नेशन की डिमांड कर रही है, मतलब ऐसी आइडियोलॉजी रखती है। कम्युनिस्ट पार्टी जो कि इगैलिटेरियन सोसाइटी की डिमांड करती है, जहां पे सभी इक्वल, सोशली एंड इक्वल, इकोनॉमिकली बराबर हो। और फाइनली सोशलिस्ट पार्टी जो कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की डिमांड करती है या ऐसा बनाना चाहती थी।
तो इसी के साथ हमने अब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि हमने क्या क्या चीजें आज समझी है और जानी है कि देश में सबसे पहले तो किस कंडीशन में हमने इलेक्शंस करवाए, इवन इलेक्शंस करवा दिए तो कौन सी पार्टी बहुत डोमिनेंट रही, उनके क्या रीजन थे, कांग्रेस इतना क्यों डोमिनेंट थी, वो पढ़ा है। फिर हमने समझा था कि कांग्रेस ऐसे सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोalition कैसे है, कांग्रेस के अंदर बहुत सारे फैक्शंस कैसे थे, और फाइनली हमने इमरजेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज के बारे में पढ़ा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।